Hello friends, this is Shreyas Badiye. Welcome to my YouTube channel. This video is from Indian Polity series in which we'll start the new part, that is state government. I have already discussed with you the central government. So जिन लोगों ने मेरे वो वीडियोस नहीं देखे हैं वो लोग वो वीडियो लेक्चर देख ले पहले, ताकि आपको ये समझने में और ज़्यादा आसानी जाए. सो ये जो पार्ट है स्टेट गवर्नमेंट, इसमें हम जो सबसे पहला टॉपिक है दैट इज गवर्नर, यहाँ से स्टार्ट करेंगे. गवर्नर टॉपिक को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है ताकि आपको समझने में आसानी जाए. सो हम ये वीडियो में फर्स्ट पार्ट जो है गवर्नर का वो स्टडी करेंगे. सो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूले. बेल आइकॉन प्रेस करने से आपको मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे. उसके साथ साथ मेरे जो फेसबुक पेजेस है श्रेयस बड़िए इंटरप्रिटेशन, इनको फेसबुक पे लाइक जरूर करें और फॉलो करें ताकि आपको और ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलती रहे, आप अपडेट रहते हो. उसके साथ साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और मेरा इंस्टाग्राम ID यहाँ पे दिया हो. सो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमको ये जो टॉपिक है दैट इज गवर्नर, इसके फर्स्ट पार्ट में कौन कौन से टॉपिक्स कवर करना है. तो सबसे पहले हम कवर करेंगे आर्टिकल्स जो रिलेटेड है. मुझे कुछ सब्सक्राइबर्स के, मुझे कुछ व्यूअर्स के मैसेजेस आए थे कि सर आर्टिकल्स डिस्कस कीजिए, इसलिए मैं आपके साथ यहाँ से अभी आर्टिकल्स भी डिस्कस करूंगा. सो आर्टिकल्स जो रिलेटेड है टू द गवर्नर वो मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ. इंट्रोडक्शन देखेंगे हम, थोड़ा सा बेसिक आइडिया ले लेंगे गवर्नर इस पार्ट का. उसके साथ साथ अपॉइंटमेंट किस तरह से होता है, उनका क्वालिफिकेशन कौन से होते हैं, कंडीशंस क्या होती है उनके ऑफिस के लिए, ओथ कौन एडमिनिस्टर करते हैं उनको, ये चीजें, और उसके साथ साथ टर्म ऑफ ऑफिस. इतनी सारी चीजें हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक दैट इज आर्टिकल्स रिलेटेड टू द गवर्नमेंट. सो देखिए, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जो पार्ट 6 है दैट इज अबाउट द स्टेट गवर्नमेंट, और ये जो स्टेट गवर्नमेंट है यहाँ से होते हैं गवर्नर. गवर्नर उसी तरह होते हैं जिस तरह से प्रेसिडेंट सेंटर पे होते हैं, उसी तरह गवर्नर जो होते हैं ये स्टेट पे होते हैं. तो गवर्नर जो आर्टिकल्स है, इनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है वो है सबसे पहला आर्टिकल 153 दैट इज गवर्नर्स ऑफ स्टेट, यानी गवर्नर रहेगा स्टेट में. ये कहता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 153 अंडर पार्ट 6. उसके बाद का आर्टिकल है 154 जो हमें बताता है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट, एग्जीक्यूटिव पावर क्या रहेगी. उसके बाद 155 आर्टिकल हमें बताता है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर. आर्टिकल 156 हमें बताता है टर्म्स ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर. उसके साथ साथ 157 बताता है क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एज गवर्नर. 158 बताता है कंडीशन फॉर गवर्नर्स ऑफिस. 159 बताता है ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ गवर्नर. सो इसमें जिस तरह से मैंने आपको बताया हुआ है, हम यहाँ पे गवर्नर ऑफ स्टेट ये आर्टिकल, उसके साथ साथ 150 अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर, उसके साथ साथ क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट, कंडीशंस क्या है ऑफिस की वो, ओथ एंड अफर्मेशन, इतने सारे आर्टिकल्स हम ये वीडियो लेक्चर में कवर करने वाले हैं. सो हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन के पार्ट से स्टार्ट करते हैं. सो देखिए, इंट्रोडक्शन में मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि जो हमारे स्टेट एग्जीक्यूटिव्स है इसमें कौन कौन लोग आते हैं. इसमें सबसे पहले गवर्नर आते हैं, चीफ मिनिस्टर आते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आते हैं और एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट आते हैं. देखिए, तो यहाँ याद रखिएगा, जिस तरह से सेंट्रल में प्रेसिडेंट आते हैं तो यहाँ पे गवर्नर आते हैं, हमारे सेंटर में प्राइम मिनिस्टर आते हैं, तो स्टेट में चीफ मिनिस्टर आते हैं. यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आते हैं तो यहाँ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट आते हैं. यहाँ पे एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया आते हैं तो हमारे जो है वहाँ पे अटॉर्नी जनरल आते हैं, ठीक है, सेंट्रल में. तो ये सेम एक सिस्टम बना हुआ है, दोनों जगह सेम चीजें होती है, बस सेंटर और स्टेट का फर्क होता है. तो यहाँ पे ये चीजें याद रखते हुए चलना है. जब आप गवर्नर स्टडी करेंगे तो प्रेसिडेंट को अपने दिमाग में रखिएगा ताकि आपको आसानी जाए समझने में. जो पावर्स प्रेसिडेंट के पास है लगभग 80 to 90 वही पावर्स आपको, 90% वही पावर्स आपको गवर्नर के पास भी देखने मिलती है. सिर्फ गवर्नर की पावर स्टेट तक की सीमित है, तो प्रेसिडेंट की पूरे राष्ट्र तक की है, पूरे इंडिया तक की है. तो ये चीजें हमको याद रखनी है. तो अभी हम आप गवर्नर स्टडी कर रहे हैं तो आप प्रेसिडेंट अपने माइंड में रखते हुए आगे बढ़ेंगे. उसके साथ साथ जैसे कि वाइस प्रेसिडेंट होते हैं सेंटर में, वैसे वाइस गवर्नर को ही नहीं होते हैं स्टेट में. तो नो ऑफिस ऑफ वाइस गवर्नर इन द स्टेट, ठीक है, ये चीज हमको याद रखनी है. सेकंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट है गवर्नर, ये जो है चीफ एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं स्टेट के, ठीक है, ये चीज याद रखनी है. तो यहाँ पे चीफ एग्जीक्यूटिव हेड तो हमने कहा चीफ एग्जीक्यूटिव हेड, तो ये चीफ एग्जीक्यूटिव हेड स्टेट के है. जिस तरह से चीफ एग्जीक्यूटिव हेड प्रेसिडेंट भी है इंडिया के, तो यहाँ पे इसी तरह एक एक स्टेट के गवर्नर है. बट क्या ये पूरी तरह से रियल है
तो ये रियल नहीं है। ये भी नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, जिस तरह से हमारे राष्ट्रपति होते हैं, जिस तरह से हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, उस तरह से जो गवर्नर होते हैं वो भी नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं स्टेट के। तो इसको कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कहते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है कि ये हेड रहेंगे, इसीलिए हेड रहते हैं। टिट्यूलर होते हैं, रियल नहीं होते हैं। रियल हेड जो होते हैं वो चीफ मिनिस्टर होते हैं, जिस तरह से सेंटर में प्राइम मिनिस्टर होते हैं, रियल एग्जीक्यूटिव हेड। एंड गवर्नर एंड प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, ये जो दो लोग होते हैं ये होते हैं नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट। ये चीजें आपको याद रखनी है। उसके बाद देखते हैं गवर्नर कौन होते हैं। तो सबसे पहले गवर्नर जो होते हैं वो एजेंट होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंट होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए यहाँ पे काम करते हैं, स्टेट में काम करते हैं, बट सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से उनके लिए काम करते हैं, इसलिए उनको एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहा जाता है। एक चीज याद रखिएगा, यूजुअली ये होता था पहले कि गवर्नर जो है वो एक स्टेट के, हर स्टेट के लिए एक गवर्नर हुआ करते थे, बट एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ जो कि था सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, सेवेंथ CAA। याद रखिएगा, ये जो सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, इसी के बाद जो भी गवर्नर थे, एक ही गवर्नर, वन गवर्नर फॉर मेनी स्टेट्स भी रखे जाते हैं। तो ये चीजें भी अभी होने लगी, एक दो तीन, तीन स्टेट के लिए एक गवर्नर, दो स्टेट के लिए एक गवर्नर, ये भी आजकल आप देखते हैं, क्योंकि सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने ये चीजें जो थी ये अलाउ की हुई है। तो ये चीजें हमको याद रखते हुए चलना है फिर से। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट और आर्टिकल्स वाला पार्ट कवर कर लिया है। अब हम अपॉइंटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। सो अपॉइंटमेंट में गवर्नर के बहुत ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमको बहुत ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं, क्योंकि देखिए ये इलेक्टेड नहीं होते हैं। ये नाइदर डायरेक्टली और नॉर इनडायरेक्टली, किसी तरह, जिस तरह से हमारे प्रेसिडेंट इलेक्टेड होते हैं उस तरह से गवर्नर इलेक्टेड नहीं होते हैं। वो डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होंगे, हम उनको डायरेक्टली वोट नहीं करते हैं, ना ही इनडायरेक्टली उनको वोट किए जाते हैं जैसे प्रेसिडेंट को किए जाते हैं। जिन लोगों ने मेरा प्रेसिडेंट का वीडियो नहीं देखा है वो उसे देख ले गवर्नर देखने से पहले, ताकि आपको गवर्नर समझने में आसानी जाए। He is appointed by president by warrant। प्रेसिडेंट कोई वारंट निकालते हैं और उनको यहाँ पे अपॉइंट करते हैं। तो प्रेसिडेंट जब तक चाहेंगे तब तक वो वहां पे होते हैं। तो हम याद रखेंगे कि ये इलेक्टेड नहीं होते हैं, ये डायरेक्टली अपॉइंटेड होते हैं बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं क्वालिफिकेशंस। क्वालिफिकेशन क्या लगते हैं, अगर आपको गवर्नर बनना है तो आपके पास कौन से क्वालिफिकेशन होना चाहिए। सबसे पहले सबसे कॉमन जो है, शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। सेकेंड है, शुड हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 ईयर्स। आप भारत के नागरिक होने चाहिए और आपने 35 साल की उम्र कंप्लीट कर ली हुई होनी चाहिए, तो आप गवर्नर बन सकते हैं। धीरे धीरे साल बीतते गए और धीरे धीरे और भी कुछ क्वालिफिकेशंस ऐड होते गए। तो अभी जो नए क्वालिफिकेशन आए हुए हैं वो इस तरह से कहते हैं कि ही शुड बी एन आउटसाइडर। जो गवर्नर है ये आउटसाइडर होने चाहिए, यानी जिस राज्य के वो गवर्नर बनने वाले हैं, जिस स्टेट के वो गवर्नर बनने वाले हैं, उस स्टेट के वो नहीं होने चाहिए, वो किसी और स्टेट के होने चाहिए। जैसे कि समझिए महाराष्ट्र के जो गवर्नर हैं वो महाराष्ट्र के ना होते हुए कोई और स्टेट के गवर्नर होने चाहिए। ये चीजें हमको याद रखनी है। तो ही शुड बी एन आउटसाइडर। सेकंड है कि अगर जब आप गवर्नर को अपॉइंट कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ कहा गया है कि प्रेसिडेंट डायरेक्ट अपॉइंट कर सकते हैं एक वारंट निकाल के, बट धीरे धीरे ऐसा हो गया कि जब आप गवर्नर को अपॉइंट करते हो तो प्रेसिडेंट को कंसल्ट करना चाहिए, चीफ मिनिस्टर को एंड बाकी मिनिस्टर्स को इन्होंने कंसल्ट करना चाहिए। तो या फिर समझ जाइए जो लिखा हुआ है इस तरह से कि चीफ मिनिस्टर को आपने कंसल्ट करना चाहिए, चीफ मिनिस्टर को पूछना चाहिए कि भाई साहब हम किसको गवर्नर करके अपॉइंट करें या फिर इनको करें या नहीं। तो ये चीजें अभी बढ़ती गई है, बट काफी बार ये देखा गया काफी केसेस में कि ये जो 2 पॉइंट्स है ना, ये काफी बार वायलेट किए गए, काफी लोगों ने ये 2 पॉइंट्स को तोड़ दिया है। तो ये भी होता है, पर हमको याद रखना है कि फिलहाल ये सिचुएशन है। इस तरह से क्वालिफिकेशन लगते हैं अगर आपको गवर्नर बनना है किसी स्टेट का। तो उसके बाद हम देखते हैं कंडीशन क्या है गवर्नर के ऑफिस की कंडीशंस। तो यहाँ पे हमको कंडीशन स्टडी करते हो सबसे पहले याद रखना है कि कुछ कंडीशंस लगाई गई है उनके ऑफिस पे। जिस तरह से ये कंडीशन ऐसी है, पहली कि प्रेसिडेंट को जैसी कंडीशन थी उसी तरह से कंडीशंस गवर्नर को भी आपको देखने मिलती है। तो यहाँ पे ही शुड नॉट बी द मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और द हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। वो ना ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने चाहिए, ना ही एमएलए होने चाहिए और ना ही एमएलसी होने चाहिए। भाई साहब ये कहीं के भी नहीं होने चाहिए मेंबर, ये चीज होनी चाहिए। अगर वो है
तो उन्हें जहां के भी है वो जगह वैकेट करनी पड़ेगी, वो जगह छोड़नी पड़ेगी जब वो अपने ऑफिस में एंटर होंगे एज अ गवर्नर चुन के आने के बाद। चुन के यहाँ पे इलेक्शन तो होगे नहीं, जब उनको अपॉइंट किया जाएगा एज अ गवर्नर तो उनको ये जो जगह है उनकी, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली थे, वो जगह उन्हें छोड़नी पड़ेगी। उसके साथ साथ वो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये जो गवर्नर है ये कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं कर सकते, यानी ऐसा कोई ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते जहां से कोई इनकम आ रही हो, तो ये अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं कर सकते। उसके साथ साथ ही इज एंटाइटल्ड विदाउट पेमेंट ऑफ रेंट। ठीक है, तो उनको जो घर उनको जो मिलता है रेसिडेंस, उसका उनको कुछ पेमेंट नहीं करना पड़ता है, उसका विदाउट पेमेंट वो रहेंगे। और उनके घर को कहा जाता है राजभवन। हर जगह आपको राजभवन देखने मिलता है, आपके भी शहर में आपको राजभवन देखने मिलेगा। ये जो राजभवन होता है, यहाँ पे जो हमारे गवर्नर होते हैं, जो हमारे राज्यपाल होते हैं, वो यहाँ पे रुकते हैं, तो इसको राजभवन कहते हैं। जिस तरह से प्रेसिडेंट जहाँ रुकते हैं उसको राष्ट्रपति भवन कहते हैं। तो राजभवन, ये गवर्नर का हाउस, उसके साथ साथ इसका रेंट नहीं कटता है उनका। उसके बाद इमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस जो भी उनको मिल रहा है वो पार्लियामेंट बताएगा कितना मिलने वाला है, कितना उनको इमोल्यूमेंट मिलेगा, कितना, यानी समझ जाए कितना इनकम आएगा, क्या क्या अलाउंसेस उनको देना है, ट्रैवलिंग अलाउंसेस देना है, मेडिकल देना है, क्या देना है, ये सब डिसाइड करेगा। उनको क्या पावर्स देनी है, क्या प्रिविलेजेस देनी है एक्स्ट्रा के, क्या पावर्स देनी है, क्या राइट्स देना है एक्स्ट्रा के, ये सब डिसाइड करते हैं हमारे पार्लियामेंट। उसके बाद हमें याद रखना है, एक अगर कोई एक पर्सन, सेम पर्सन, जैसे कि मैंने यहाँ कहा था कि एक पर्सन जो है वो एक से ज्यादा स्टेट के लिए भी गवर्नर बन सकता है, ये जो मैंने कहा था। यही पॉइंट को अगर हम ध्यान में रखते हुए बात करें तो अगर कोई सेम पर्सन अपॉइंट हो गया दो या दो से ज्यादा स्टेट्स के लिए, तो जो उसको अलाउंसेस मिल रहे हैं, जो भी चीजें मिल रही है, तो वो दो स्टेट्स मिलके देंगे। ठीक है, जितना प्रेसिडेंट बताएंगे उतना उनको देना पड़ेगा। यानी समझ जाइए महाराष्ट्र हो गया और मध्य प्रदेश हो गया, इन दोनों के मिलके एक हमने गवर्नर अपॉइंट किए, तो महाराष्ट्र कितना देगा ये जो भी खर्चा हो रहा है उसमें गवर्नर के ऊपर, और मध्य प्रदेश कितना देगा ये प्रेसिडेंट बताएगा, और उतना शेयर दोनों करके देंगे। तो ये चीजें होगी। उसके साथ साथ एमोल्यूमेंट जो होते हैं, अलाउंसेस होते हैं, कैन नॉट बी डिमिनिश्ड, वो कम नहीं कर सकते आप, वो घटा नहीं सकते। आपने अगर उनको कह दिया कि भाई साहब आपको 1 लाख हम सैलरी देने वाले, तो आप उससे फिर कम नहीं कर सकते, उसको घटा नहीं सकते, बढ़ा जरूर सकते हैं, बट आपने अपॉइंटमेंट के वक्त जो जो उनको अलाउंसेस दिए थे, जो भी एमोल्यूमेंट्स दिए थे, वो आप कम नहीं कर सकते। अलाउंसेस आपने बोला था ट्रैवलिंग अलाउंसेस देंगे, मेडिकल देंगे, आप बाद में बोल रहे हो कि हम ट्रैवलिंग नहीं दे सकते, ऐसा नहीं कर सकते आप। तो ये भी चीजें आपको याद रखते हुए चलना है। तो ये सब जो थी 6 ये कंडीशंस थी जो गवर्नर के ऑफिस पे लगाई गई है। तो हमने यहाँ पे जो अपॉइंटमेंट भी कवर कर लिया है, क्वालिफिकेशंस कवर कर लिया है, कंडीशंस भी कवर कर ली है। अब हम स्टडी करेंगे ओथ और टर्म्स ऑफ ऑफिस। ओथ और टर्म ऑफ ऑफिस बहुत ही छोटे टॉपिक है, इनको हम जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए ओथ। ओथ जो होती है, जो गवर्नर को दी जाती है, ये देते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कौन सी ओथ होती है, क्या लिखा होता है, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए। आपको ये पता होना चाहिए कि उनको कौन देते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देते हैं क्या, नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट हाई कोर्ट इनको ओथ देते हैं। तो यहाँ पे जिस तरह से प्रेसिडेंट को ओथ देते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसी तरह गवर्नर को वो ओथ देते हैं चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। समझ जाइए, अगर मध्य प्रदेश के तो मध्य प्रदेश जबलपुर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे वो देंगे, महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र यानी बॉम्बे हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे वो गवर्नर को ओथ देंगे, और चीफ जस्टिस को गवर्नर। ठीक है, ये कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, बस इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि प्रेसिडेंट को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देते हैं और गवर्नर को चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ओथ देते हैं। ये चीजें आपको याद रखनी है। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेजेंट नहीं है, तो अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज जो होते हैं कोर्ट के, जो भी अवेलेबल है, समझ जाइए जितने लोग भी अवेलेबल है उसमें जो सीनियर होंगे सबसे, उनको सिलेक्ट किया जाता है और वो ओथ देते हैं हमारे गवर्नर साहब को। तो ये चीजें होती है ओथ में, आपको जो याद रखनी है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी जो दिया हुआ है बुक्स में उसे एक बार पढ़ ले, याद रखने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद हम देखते हैं टर्म्स ऑफ ऑफिस, गवर्नर्स ऑफिस। अब ऑफिस की जो टर्म है वो कितनी रहेगी, नॉर्मली जो ऑफिस की टर्म होती है वो 5 इयर्स होती है, जस्ट लाइक अ प्रेसिडेंट 5 इयर्स की टर्म होती है। जब वो ऑफिस में एंटर होते हैं उस टाइम से ये 5 साल
की गिनती शुरू होती है। तो ये प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट तक रहते, जब तक प्रेसिडेंट चाहेंगे तब तक गवर्नर यहाँ पे रहेंगे। उसके साथ साथ उनको अगर लगता है तो वो रिजाइन भी कर सकते हैं, अपना इस्तीफा दे सकते हैं, इस्तीफा वो देंगे प्रेसिडेंट के पास। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा, गवर्नर अपना जो इस्तीफा है, जो अपना रिजिग्नेशन लेटर है, वो रिजाइन करेंगे, वो करेंगे प्रेसिडेंट के पास। उसके साथ साथ उनका टर्म रहेगा 5 इयर्स का, और या फिर जब तक प्रेसिडेंट चाहे तब तक, 5 साल गिने जाते हैं जब वो ऑफिस में एंटर होते हैं उसके बाद से। तो यहाँ पे हमको याद रखना है, यहाँ पे हमने ओथ भी कवर कर लिया और टर्म्स ऑफ ऑफिस भी कवर कर लिया है। तो अब हम अगला जो वीडियो है उसमें हम पावर्स गवर्नर की डिस्कस करने वाले हैं। पावर्स के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, क्योंकि पावर्स जो है ये अलग से समझना जरूरी है, क्योंकि पावर्स थोड़ी सी समझने में थोड़ी सी दिक्कत जाती है काफी लोगों को, तो उसके ऊपर हम अलग से स्टडी करने वाले हैं। तो ये दिस इज अबाउट द गवर्नर पार्ट 1, दिस वीडियो इज अबाउट द गवर्नर। सो अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं कंटिन्यूअसली वीडियोस बनाते रहूं और नए सब्जेक्ट्स की भी लेक्चर लेते रहूं, तो आप इन्हें लाइक करिए। जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे उतने ज़्यादा रेगुलरिटी बनी रहेगी। आप मेरे फेसबुक पेजेस को लाइक कीजिए, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। उसके साथ साथ आप मुझे मेल करना है तो आप मुझे shreyasbadiye@gmail.com पे मेल कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।